अगर सोचें भी तो हम अपने आप को फ्यूचर में या पास में नहीं लेके जा सकते ना। हम कोई ऐसी मशीन नहीं है जो हमें पास में ले जाए, हमें फ्यूचर में ले जाए, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो कहाँ रहती है, हमेशा प्रेजेंट में। लेकिन हमारे माइंड को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि आप अगर बैठ के सोचना शुरू हो जाएं तो ऐसा लगेगा कि आप पास्ट में है ना, वही सारी बातें, वही सारे फ्लैशबैक्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप सोचने लग जाए कि कल आपका एग्जाम है या कल आपका कोई टेस्ट है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑन द स्पॉट जो है वो डेड पॉइंट पे, ठीक है। तो इंसान का माइंड को अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि वो जो है हमारी सोचें जो है वो माजी में भी जा सकती हैं और हमारी सोचें जो हैं वो फ्यूचर में भी जा सकती हैं। वो शख्स कि जिसकी बॉडी प्रेजेंट में रहती है, और चूंकि बॉडी रहती ही प्रेजेंट में, लेकिन उसका माइंड हर वक्त माजी में रहता है, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि जब भी आपकी उससे बात होगी, आपकी कोई ऐसी दोस्त, आपको अंदाज़ा होगा यार तुम्हारी बातें हमेशा माजी वाली हैं कि ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, मैं फेल हो गई, मुझे उसने छोड़ दिया, मेरा जो है वो फाइनेंशियल लॉस हो गया, हमारे घर में ये मसला हो गया, फादर का मसला हो गया, कोई और इशू हो गया। वो लोग जिनकी बॉडी प्रेजेंट में है और उनका माइंड पास में रहता है, ये वही सारे बच्चे हैं, वही सारे लोग हैं जिनको डिप्रेशन होता है या जो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा मेन पॉइंट मैंने आपको बताया है कि हाउ टू डायग्नोज एंड हाउ टू डिफरेंशिएट। हमारे साइकोलॉजी में कहते हैं एक चीज़ होती है डेविएंट। डेविएंट का मतलब है अलग हो जाना। आपका कोई ऐसा दोस्त जो आपको रोज़ाना फ़ोन मिलाती थी कि आज के हाल है तुम्हारे, आज तुम आई नहीं, रोज़ाना आती थी, लेकिन अब आपके फ़ोन करने पे भी वो फ़ोन नहीं उठाती। आपकी कोई ऐसी दोस्त जिसको खाना खाना बहुत पसंद था, वो कहती थी आओ आज वहाँ चलना है, लेकिन अब आप उसको लेके जाती हो तो वो खाना नहीं खा रही। इसको कहते हैं डेविएंट, अलग हो जाना। जब भी कोई शख्स जो है, आप नोट करें आपकी कोई ऐसी दोस्त जो अलग हो गई है, अब उसकी एक्टिविटी वो नहीं है जो पहले वाली थी, इसका मतलब शी नीड यू, उसको आपकी ज़रूरत है, सही ना, उसको बात करने की ज़रूरत है, उसको सोशली हेल्प की ज़रूरत है ताकि उसकी मेंटल वेलबींग हो सके। हमने देखा कि वो लोग जो कि प्रेजेंट हालत में हैं, उनकी बॉडी और उनका माइंड पास में रहता है, सोचते रहते हैं पुरानी बातों को, ये वही सारे लोग हैं जिनको डिप्रेशन होता है। और वो सारे लोग जिनका माइंड फ्यूचर में रहता है कि अब क्या होगा, कल इम्तहान है, क्या होगा, इनको होता है बेटा स्ट्रेस और एंजाइटी, सही है। तो स्ट्रेस एक ऐसी स्टेट है जब हमारा माइंड जो है, या एंजाइटी जब हमारा माइंड जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इम्तहान में क्या होगा। और डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जब हमारा माइंड जो है वो पास्ट में चला जाता है, वही सारी बातें हम बार बार सोचना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिप्रेशन का, वो है वर्कलेसनेस। इंसान को फीलिंग होती है वर्कलेसनेस की। वर्कलेस मतलब मेरी कोई हैसियत नहीं, इसीलिए वो जान देता है, वो कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं है, तो वो जान दे देता है, ठीक है ना। तो इन दोनों से बचने का सॉल्यूशन क्या है बताएं, हाउ टू मतलब क्योर आवर सेल्फ फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी, एनीवन, कैसे हम बचाएं अपने आप को डिप्रेशन से और एंजाइटी से। इसका हल ये बेटा, इसका हल है कि हम अपने माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेशन में ले आएँ। हम अपने माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेट कर लिया, जब हमारा माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो हमारी क्या हो जाएंगी, दोनों चीज़ें एक सिमटे में हो जाएंगी। इसकी मिसाल ये कि देखें जो हो गया वो तो हो गया ना, अब आप प्रेजेंट हालत में लें। अगर हम प्रेजेंट हालत से अपने आप को निकालेंगे तो हमारे साथ साइकोलॉजिकल इलनेस होना शुरू हो जाएगी, सही। तो इसका वाइड हल क्या है कि हमें अपने आप को प्रेजेंट में रखना है। आप कोई बता सकता है कि कैसे हम रख सकते हैं अपने आप को प्रेजेंट में, एनीवन, कोई आप लोग बोले जो जहन में, ताकि हाँ पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ठीक है, और कोई एनीवन एल्स, कैसे हम अपने आप को माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेशन में ला सकते हैं। ये कह रही है कि वो प्रेजेंट एक्टिविटीज़ में सोचें कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसमें पार्ट लिया जाए। हाँ, एक अभी मुझे आवाज़ है एक्सरसाइज की, है ना, आपने कहा शाबाश। एक्सरसाइज बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने का, ठीक है ना, एक्सरसाइज। एक और रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक डिप्रेशन उन लोगों को होता है जिनकी सेम रूटीन है, जो सुबह उठे, ऑफिस गए, काम किया, उसके बाद घर आए, सो गए। आजकल आप छोटे बच्चों को देखें, सुबह उठे, स्कूल गए, मदरसे गए, ट्यूशन गए, सो गए, अगले दिन फिर उठे, स्कूल गए, ट्यूशन गए, सो गए। तो ये जो सेम रूटीन वाले हैं, हमारा माइंड स्टक हो जाता है। हमारे माइंड को जो है वो छुट्टी चाहिए, ऑफ चाहिए। लेकिन हम देखें तो हम ऑफ में भी कोई जॉब ढूंढ लेते हैं, यार हमें इतवार की जॉब मिल जाए, है ना, या इतवार को कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कोई हम जो है वो वेब डिज़ाइनिंग सीख लें या कोई और कोर्स जो है वो हम जो है वो सीख लें ताकि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो उस पर जो है वो बैलेंस हो जाए। तो ये आप देखें कि सेम रूटीन जो है ना वो भी करती है। आप देखें वर्ल्ड वाइड एक आपको ऑफ मिलता है इतवार का,
ये ऑफ मिलने की वजह क्या है? ये ऑफ मिलने की वजह है कि आपको अपनी मेंटल स्टेट को बैलेंस करना। तो हमने क्या देखा कि ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वो ये कि आपकी सेम रूटीन का होना। ठीक है, तो आपको जो है वो लाइफ में चेंज चाहिए, थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ को आपने बेहतर बनाना। दूसरा भी एक है ना, बच्ची ने कहा कि एक्सरसाइज, बिल्कुल एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। रिसर्चेस के मुताबिक वो लोग जो डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में, अगर वो एक्सरसाइज करना शुरू हो जाएं तो उनका डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा। बाज़ मेरे पास आते मरीज़ वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जो है पार्क में जाना अलाउ नहीं है, हमें जो है यहाँ वहाँ मतलब जिम्स में जाना अलाउ नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं एक्सरसाइज? तो मैं कहता हूँ एक आसान सी स्किपिंग रोप आती है और आपको आसानी से मिल जाएगी, और आसानी से आप स्किपिंग रोप के ज़रिए अपने घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आप कोई काम सोच ले तो फिर आपके लिए वो चीज़ जो है उसको हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सही है, तो एक हमने क्या देखा कि अगर हमें बचाना है अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी से, तो हमें क्या करना है, अपनी डेली रूटीन में जो है वक्त निकालना है। किसके लिए वक्त निकालना है? अपने लिए वक्त निकालना है, ताकि हमारी जो है वो एक्सरसाइज की रूटीन बन सके, हम अपने आप को डिप्रेशन और एंजाइटी से अपने आप को बचा सकें। एक और चीज़ जो बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है हमारे माशरे का, और जिससे मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, वो है बेटा कंपैरिजन। कि हम जो है वो कंपेयर करना शुरू हो गए अपने आप को अपनी दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। हमारे घर वाले भी जो हैं वो हमें कंपेयर करना शुरू कर दिया एक दूसरे से ना। एक मेरे पास मरीज़ आई तो वो मैंने देखा उसकी बातों से वो कंपेयर कर रही थी अपने बच्चे को ना, कि वो कह रही कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है वो ज़हीन नहीं है, और मेरी जो नन का बेटा है, मेरी जो भाभी का बेटा है वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। तो मैंने कहा देखें आप इसको कंपेयर कर रही हैं, उसकी अपनी सलाहियतें और उस बच्चे की अपनी सलाहियतें हैं। तो अब सोचें कि मैंने उसके वालिदैन को कहा कि सोचें अगर किसी दिन हम जो अपने बच्चों को कहते हैं कि तू उसके जैसा नहीं है, उसका बेटा देख कितना अच्छा है, तो अगर कभी बच्चा अपने वालिदैन को बोल दे कि उसका बाप भी तो इतना अच्छा है, तो आप क्या सोचेंगे उस वक्त, है ना। तो ये चीज़ है कि कंपैरिजन से आप इंशाल्लाह जो आने वाली ज़िंदगी में जाएँ तो आपको ये अप्लाई करना है अपने ऊपर भी और अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर भी, कि कंपेयर नहीं करना। हर चीज़ जो है ना, हर इंडिविजुअल जो है ना, वो उसकी अहमियत है। जैसे हमने अभी देखा कि डिप्रेशन का मेन सिम्टम क्या है, वर्थलेसनेस, कि इंसान सोचता है कि मैं तो बिल्कुल बेकार बनाया ना मुझे अल्लाह ने, मैं तो इस धरती पे बोझ हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो अल्लाह से जो है वो सवाल किया कि या अल्लाह तूने छिपकली को क्यों बनाया, क्योंकि वो अल्लाह से बात किया करते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह तूने छिपकली को क्यों बनाया, मतलब इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही कि क्या काम है, हम देखते तो मार देते हैं, हमारे कोई काम नहीं आती वो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, अभी छिपकली ने भी ये सवाल किया था कि या अल्लाह तूने मूसा को क्यों बनाया। तो आप देखें कि अल्लाह ने जिसको जो बनाया है उसकी वो अहमियत है। आपको अपनी अहमियत को जानना है कि आपको अल्लाह ने बनाया है, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो आपको अपनी वर्क करनी। जब आप अपनी वर्क करना शुरू हो जाएंगे बेटा, तो सारी दुनिया जो है वो आपकी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। सही है, तो ये चीज़ आपने अपनानी है। नंबर 1 थिंग क्या कि एक्सरसाइज करनी है। नंबर 2 थिंग हमने क्या देखा कि कंपैरिजन से अपने आप को बचाना है। आपको ही बचाना है अपने आप को, कि अगर वालिदैन आपको कंपेयर कर भी रहे तो आपको ये नहीं सोचना, आप ही सोचिए कि नहीं मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक इंडिविजुअल पहचान है, मैं दूसरों जैसी नहीं। दूसरी, माशरे का जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है वो है कि हमने जो है वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, उम्मीदें एक दूसरे से भी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, वालिदैन से भी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, अपने इंस्टीट्यूट से भी उम्मीदें जो है वो बढ़ा लिए कि भाई कुछ इंस्टीट्यूट है, हमें पता है कि वहाँ जाएंगे तो हमें ये मिलना ही मिलना है, और फिर जब हमें नहीं मिलता तो हम क्या होता है, वो डिप्रेशन, वही एंजाइटी, वही सारी चीज़ें कि है ना, फीलिंग ऑफ कि मुझे नहीं मिल पाया ये, तो वही सारी चीज़ें। तो एक्सपेक्टेशन जब आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तब भी जो है वो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसकी मैं अक्सर है ना जाता हूँ कहीं भी तो एक मिसाल देता हूँ कि आप एक जो है मछली ख़रीद के लाए, बहुत आपने जो है वो सेविंग्स करी और सारी सेविंग को आपने जमा किया और आपने बोला ये मेरी पूरी ज़िंदगी का जो है वो निचोड़ है और इससे मैं क्या ख़रीदूँगी, सबसे महंगी जो है वो मछली ख़रीदती हूँ। आप फिश लेके आएँ और आपने महंगा सा अक्वेरियम ख़रीदा उसके लिए कि यार इतनी महंगी मछली को आम पॉट में तो हम नहीं डाल देंगे ना। आपने अच्छा सा अक्वेरियम ख़रीदा, उसमें आपने पानी डाला, महंगा दाना खिलाया, उसकी सारी हॉस्पिटैलिटी की, फिर आप उससे उम्मीद लगाओ कि ये मछली जो है वो पॉट से बाहर आए और मेरी इससे बातचीत हो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो हम क्या कहेंगे कि आपने ओवर एक्सपेक्ट कर लिया है मछली से, ये तो मछली के बस में ही नहीं है ना, तो इसको कहते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन।
तो आप अगर किसी से ओवर एक्सपेक्ट कर लोगे तो वो चीज़ें वो है ख़राब हो जाएंगी। इंसान जो है ना बेटा, इंसान का जहन जो है वो एक पल में बदल जाता है। आपने अक्सर नोट किया होगा, आपने अम्मी को बोला कि अम्मी आपने बिरयानी बनानी है, जो लोग बिरयानी खाते हैं, या आप कुछ और फास्ट फूड के शौकीन हैं तो आपने बोला अम्मी मैं घर पे आऊँगी, आपने ये बनाना है। अम्मी ने बोला सही बेटा, तुम यूनिवर्सिटी से आओगी तो मैं ये बना के रखूँ। आप घर गए, अम्मी ने बोला बेटा बना दिया, आपने बोला नहीं मेरा मूड नहीं हो रहा। तो अम्मी कहती है पहले तो आपका मूड था खाने का, बोला हाँ सुबह था अब नहीं। तो ये इंसान है, इंसान का मिजाज, मैं ये नहीं कह रहा आपकी गलती है इसमें, मैं आपको इंसान का मिजाज समझा रहा हूँ कि इंसान का मिजाज जो है वो पल में बदल जाता है। तो अगर आप ओवर एक्सपेक्ट कर लो कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये तो मेरी दोस्त है, मैंने तो इसके साथ इतना इतना किया, तो आपने क्या इसलिए किया कि वो सामने वाला भी आपके साथ वो करे। तो ये आपने ओवर एक्सपेक्ट कर लिया कि मैंने इसके साथ किया है तो वो भी मेरे साथ वो काम करे। एक कहलाता है इमोशनल बैंक अकाउंट, एक तो आम बैंक अकाउंट होता है, एक होता है इमोशनल बैंक अकाउंट। इमोशनल बैंक अकाउंट क्या होता है कि आप बगैर कुछ सोचे समझे आप किसी की हेल्प कर दो। जब आप बगैर सोचे समझे किसी इंसान की हेल्प कर देते हो ना बेटा, तो उसके दिल में आपके लिए इमोशनल अकाउंट खुल जाता है। फिर आप देखें जब आप ये करने का रुझान बना लेंगे ना, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी भी हेल्प होगी कि आप दूसरों की हेल्प करो बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के नहीं यार मुझे इसकी हेल्प करनी। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो जो इमोशनल बैंक अकाउंट आपने खोले हैं ना, वहाँ से आपको फ़ंड आना शुरू हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी आप देखेंगे कितनी स्मूथ तरीके से जो है वो चलना हो जाएगी। ज़िंदगी जो है बेटा एक समंदर के जैसे, और आप देखें समंदर है, दरिया है, उसमें अगर पानी चलता रहे तो वो ज़िंदगी है, और अगर पानी कहीं पे ठहर जाए तो वहाँ पे काही जमना शुरू हो जाती है, ऐसी है ना। तो अगर हम भी ज़िंदगी को रोक देंगे ना, कोई से भी स्टेज पे आके कि मैं फ़ेल हो गई तो मैंने अपनी ज़िंदगी को रोक दिया, कहीं पर भी अगर हमने अपनी ज़िंदगी को रोक दिया तो वहीं पे हमारा एंड है। कहते हैं कि ज़िंदगी के खेल में कोई हारता नहीं है जब तक वो हार ना मान ले, है ना। और वो कहते हैं कि हारता वो है जो मान लेता है, जीतता वो है जो ठान लेता है, सही है ना। तो अगर आपकी लगन होगी तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा स्टेज नहीं है जहाँ आप पहुँच नहीं सकते। और अपने मेंटल हेल्थ को बड़ा ध्यान रखना है कि नेगेटिव थिंकिंग कोई और नहीं आएगा। एक शख्स से मैं अक्सर बोलता हूँ, जब आप पैदा हुए थे आपके साथ था और आपकी मौत होगी तो आपके साथ होगा, वो आपका अपना आप है ना। आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, आपके शौहर, कोई भी आपका स्पाउस है, एक वक्त ऐसा आता है कि कोई आपके साथ नहीं होता बेटा, तो कौन होता है? आपका अपना सेल्फ होता है। लोग कहते हैं कि ये बहुत सेल्फिश बात है, लेकिन ये सेल्फिश बात नहीं। इंडिपेंडेंसी होना बहुत ज़रूरी। इंडिपेंडेंसी वो नहीं है कि नहीं मैं अपना कमाऊंगी, इंडिपेंडेंसी ये कि अपनी सेल्फ केयर करना, कि नहीं वो मुझे पानी पिलाएगा तो मैं पानी पीऊँगी, वो मेरे लिए खाना बनाएगा तो मैं खाना खाऊँगी, नहीं ऐसा नहीं है। कि सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आएंगे आगे जहाँ पे सिर्फ आप होगे। तो अगर आप अपने आप को नहीं संभालोगे, क्योंकि दूसरा आपको नहीं संभालेगा। जब आप अपने आप को खुद संभालना शुरू हो जाओगे तो आप देखना कि बहुत आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, अपने आप को सॉल्व करना शुरू हो जाओगे। एक हमने अभी हम कराची यूनिवर्सिटी में थे, IBA डिपार्टमेंट में, वहाँ पे हमने एक जो है वो प्रैक्टिकल करवाया था। यहाँ पे तो अभी वो सामान नहीं, तो हमने क्या किया बेटा, हमने जो है एक ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे क्या किया, एक बच्चे को बुलाया और 2 बच्चों को और बुलाया, और हमने कहा कि इसको जो है वो टिश्यू पेपर से रैप कर दो। एक हमने थोड़ा सा वो करवाया था प्रैक्टिकल ना, तो एक बच्चा आया, हमने पूरा उसको जो है वो टिश्यू पेपर से रैप कर दिया। सिर्फ उसका मुंह और नाक और आंखें खोल दी थी, मतलब बिल्कुल जो आप फिल्म में देखते हैं ना कि वो मम्मी बनी हुई होती, सॉरी हाँ, वो बनी हुई थी बिल्कुल। फिर हमने ये कहा कि आप ये सोचो कि ये वो शख्स है जो परेशानियों में घिरा हुआ है, कि आप देखें पूरा पैक हो चुका है, ये देयर इज़ नो वे आउट, है ना। पूरा वो हमने उसको ऐसे करके पूरा बांध दिया था, टेपिंग वेपिंग हो गई थी पूरी ना। तो हम देखें कि इसको देख के लग रहा है कि सिर्फ ये सांस ले रहा है, दुनिया में है बस कि सांसें आ रही हैं, तो वरना इसका कोई वजूद नहीं है। ये पूरा जो है वो उसमें जो है वो परेशानियों में घिरा हुआ है। फिर हमने बच्चों से सवाल किया कि बेटा आप ये बताएं कि कौन निकालेगा इसको बाहर, कौन निकालेगा, बताएं उसको इमेजिन करके, अगर कोई ऐसा शख्स है कौन निकालेगा? वो खुद ही निकालेगा ना, कोई तो नहीं आएगा। तो हमने जब उसके बच्चे को कहा कि आप निकालो, तो उसने ऐसे हाथ किए तो वो सारा बाहर आ गया। तो व्हेन यू आर इन द स्ट्रेस, व्हेन यू आर इन द डिप्रेशन, तो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आए मुझे निकालने, है ना, कि कोई आए मुझे बचाने। कोई क्यों आएगा? आपने अपने आप को बचाना है। इस जो बॉडी है इसकी जिम्मेदारी आपकी है बेटा, या आपकी बॉडी और किसी की नहीं है। तो आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो आपकी है। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत बनाए किसी से
कि उसने ये नहीं किया तो उससे नाराज़ से ये। अपनी लाइफ को जो है वो ईजी बनाएं ताकि चीज़ें ज़्यादा आसान हो। एक और कुछ पॉइंट्स मैं आपको दूंगा कि लाइफ में जो है वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक दिन क्या हुआ कि सुकरात बहुत बड़ा उस्ताद था, आपने नाम सुना होगा। सुकरात क्या हुआ, अपने 2 शागिर्दों के साथ जो है एक शागिर्द ने उसके बल्कि सवाल किया सुकरात से कि सर ये बताएं कि कामयाबी का राज क्या है, हम कैसे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो सुकरात ने उस बच्चे को कहा कि अभी नहीं बता रहा, तुम सुबह फजर में आना समंदर के पास, मैं तुम्हें बताऊंगा। वो उसका बच्चा जो है, वो जो उसका शागिर्द था, वो समंदर के पास जो है वो चला गया सुकरात का। और सुकरात ने क्या किया, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और जो है वो समंदर में चलना शुरू हो गया। जब सुकरात की तो चूँकि हाइट थी, वो बच्चा तो छोटा था, जब सुकरात ने देखा कि बच्चे के पानी यहाँ तक आ गया है, तो सुकरात ने क्या किया, उसका सर पकड़ के उसको पानी में डाल दिया। मतलब उसका वो हाथ पाँव चलाना शुरू हो गया कि भाई अब तो मैं पानी के अंदर हूँ। जब सुकरात ने देखा कि बहुत हालात ख़राब है, तो सुकरात ने उसको बाहर निकाला, समंदर से बाहर लाया, पानी वानी निकाला, रिलैक्स करवाया। उससे पूछा कि बेटा ये बता, जब तू समंदर के अंदर था तेरे जहन में क्या बात थी। उसने बोला सर मेरे जहन में सिर्फ ये था कि मुझे कहीं से हवा मिल जाए, कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए कि मैं सांस ले सकूँ। बोला बेटा कामयाबी का राज भी यही है, जब तुम किसी एक चीज़ को जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ सोचना शुरू हो जाओगे, बोलोगे कि बस यही है, तो वो तुम्हें हासिल हो जाएगी। कहते हैं कि जिसके पास प्लान बी होता है ना, उसका प्लान ए चलता ही नहीं है। कि तुम्हारे पास तो प्लान बी मौजूद है, ऑप्शन है ना आपके पास, तो आप प्लान ए में काम नहीं करते, आप बोलते नहीं इसमें हल्का करता हूँ, अगर ये बच गया तो ये। बोलो प्लान ही ये है। जब एक चीज़ के पीछे आप है ना लग जाओगे तो वो आपको हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर लगने के बाद भी, बहुत ट्राई के बाद भी आपको हासिल ना हो, तो आपको फ्लेक्सिबल बनना है, आपको और वेज देखने। वो कहते हैं ना कि हार नहीं मानी बेटा, कि नहीं अब लाइफ एंड हो गई। लाइफ एंड नहीं होगी, लाइफ तो स्टार्ट है। लाइफ में तो एक्सपीरियंसेस है ना, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही ना हो, वो कोई और चीज़ आपके लिए जो है वो बेहतर हो। सही, तो लाइफ इज़ अ नेम ऑफ चेंज। लाइफ में चेंज आता रहता है, और एक ही तरह से अगर लाइफ चलती रहेगी तो आप भी जो है बोर हो जाओगे। या लाइफ अगर वैसे भी चलना शुरू हो जाए ना जैसा आप चाहते हो, तो भी आप बोर हो जाओगे कि यार ये तो वही हो रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, ये तो कोई अलग कोई मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक्सपोजर ही नहीं है ना। तो ये आप लाइफ जो है वो बोर होना शुरू हो जाएगी। और कोई बात, कोई सवाल कोई आपके जहन में, तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू आंसर यू। कोई भी एनीवन वांट्स टू क्वेश्चन? हाँ पूछें। हाँ अच्छा सही है, बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा पहले तो ना, जैसे अभी बच्ची आई थी उसने बात की कि मेंटल जो इलनेस है ना, इट्स आर टैबो है ना। हम इसको स्टिग्मा समझते हैं कि मेंटल इलनेस जो है वो टैबो है, या मेंटल इलनेस जो है वो स्टिग्मा है ना। तो ये बात इसने बिल्कुल सही की कि हम समझते हैं कि जो ये मेंटल बीमारियां हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक मरीज़ ने मुझसे जो है वो ऑनलाइन मैसेज किया, और उसने कहा कि सर मैंने फार्मडी किया हुआ है। तो वो हायरे डॉक्टर है, तो उसने कहा मैं समझती हूँ, और मैंने अपने चीज़ों को एनालाइज़ किया है कि मुझे जो है वो डिप्रेशन हो गया है। मैंने अपने आप को डायग्नोस किया है कि मुझे जो है वो डिप्रेशन हो गया है। आप सर आ जाए, नहीं आए सर, आ जाए। अरे बैठे बस सही बैठिए बेटा बैठिए। हाँ, तो मैंने बताया कि एक मेरे पास SMS आया, और उस बच्ची ने बोला कि सर मैं जो है वो फार्मासिस्ट हूँ, मैं फार्मडी डॉक्टर हूँ, और मैंने अपने जो है वो सिम्टम जो मुझे है, ज़ाहिर है मैं डॉक्टर हूँ, मैं चीज़ों को समझती हूँ, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि मुझे जो है वो डिप्रेशन हो गया है। और मुझे पता है कि इसका जो है वो साइकोलॉजी में अच्छा इलाज है, काउंसलिंग के ज़रिए मैं ठीक हो जाऊँगी, आई डोंट नीड एनी मेडिकेशन। लेकिन जब मैंने अपने आपके वाले सवाल पे आ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्योंकि द सोसाइटी इज़ नॉट एक्सेप्टेड। सोसाइटी जो है, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, जैसे सर यहाँ है, मैम यहाँ पे जॉब करती हैं, अगर मैम एप्लीकेशन देंगी कि आई हैव द स्टमक प्रॉब्लम और मुझे 2 दिन की लीव चाहिए, तो इनको आराम से लीव मिल जाएगी। लेकिन अगर मैडम ये कहेंगी कि मुझे एंजाइटी है, मुझे 2 दिन की लीव चाहिए, तो शायद लीव मिलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इसकी देखें इंपॉर्टेंस नहीं है। हालांकि खुद आपके अंदर डिपार्टमेंट मौजूद है, ये यहाँ की बात नहीं हो रही, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि ये मेंटल इलनेस होती है। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 में से 1 शख्स जो पाकिस्तान में रहता है उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, हर 4 में से 1 को। एक और रिसर्च की गई कि सही है 4 में से 1 को, मतलब 21 करोड़ की आबादी है, तो 16 करोड़ लोगों को मेंटल इलनेस है।
मेंटल इलनेस का ये मतलब नहीं कि उसका दिमाग ख़राब हो गया, मतलब ये कि हल्की सी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपने बात की कि एग्ज़ाम का फोबिया है, ये हल्की फुल्की चीज़ें भी हैं। जब रिसर्च की गई कि कितने लोग हैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो ओनली 1% गोज टू द साइकोलॉजिस्ट। ये इसका मतलब क्या है कि इसको जो बात की गई शुरू में, इसको टैबू समझा जाता है। जिस तरह खांसी, नज़ला और बुखार होता है बेटा, उसी तरह नफ्सियाती अमराज होते हैं, और जिस तरह खांसी, नज़ला, बुखार सही हो जाता है, उसी तरह नफ्सियाती अमराज भी ठीक हो जाते हैं। एक मैं अक्सर बात कहता हूँ कि मेंटल इलनेस जो है ना, वो एक हकीकत है, जहनी बीमारी एक हकीकत है, और इसका इलाज मुमकिन है। सही है, जहनी बीमारी एक, आपने ये टैग लेके जाना है, जहनी बीमारी एक हकीकत है और इसका इलाज मुमकिन है। आपने बात की टैग करने की, हम क्या होता है कि हमें पता नहीं है, हम जो है वो एक दूसरे को ये कहते हैं कि लेबल लगा देना। जैसे हमारी दोस्त कोई जो है वो उदासी में, तो हमने कह दिया भाई इसको तो जो है वो डिप्रेशन हो रहा है ना, इसको तो एंजाइटी हो रही है। ये बहुत बुरा समझा जाता है, और अमेरिका के अंदर तो एक जो है वो लॉ पास हो गया है कि अगर आपने किसी को मेंटल बोल दिया तो आप उस पर केस कर सकते हैं, यू कैन सू हिम, अगर आपने मेंटल कह दिया। इसीलिए एक मेंटल डिसऑर्डर है, उसको कहा जाता है मेंटल रिटार्डेशन, जहनी पसमानदा कहते हैं बच्चों को। अब उन्होंने उसका नाम ही बदल दिया सर, अब उसका नाम रख दिया इंटेलेक्चुअल डिसेबल। इसलिए वो कहते हैं कि इंसान मेंटल तो नहीं है ना, मेंटल एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है कि आप इंसान को मेंटल बोल रहे हो। तो ये सोच होना ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं जिन्ना हॉस्पिटल में मेरी वो चल रही थी इंटर्नशिप, तो हमारे पास जो है एक बच्ची सर एडमिट थी, साइकेट्री डिपार्टमेंट में एक बच्ची एडमिट है। वो बच्ची MBBS की स्टूडेंट थी, और उसकी मेंटल डिसऑर्डर उसको इतना ज़्यादा हो गया कि हमें उसको एडमिट करना पड़ा। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, एग्ज़ाम नहीं, उसकी वजह ये थी कि वो नकाब करती थी। और पहले एक कार्टून आए थे बुरका एवेंजर्स, तो सब उसको बुरका एवेंजर्स के नाम से छेड़ते थे। इसको बोलते हैं बुलिंग, सही है, BULLING, बुलिंग कहते हैं। एक अभी पाकिस्तानी मॉडल ने सुसाइड की 2-4 साल पहले, अनम टनोली नाम था उसका, और उसने पहले स्टेटस अपलोड किया स्टॉप बुलिंग मी। तो किसी को बुलिंग करना जो है ना, ये बहुत ख़राब चीज़ है कि टैग लगा देना कि तुम्हें डिप्रेशन है और तुम्हें एंजाइटी। आपका काम नहीं है बेटा, ये जो है वो हेल्थ एक्सपर्ट का काम है कि उसको डायग्नोस करे कि आपको एंजाइटी, आपको फोबिया। तो आपकी वाली बात पे आता हूँ, आपने बोला मुझे एग्ज़ाम का फोबिया है, तो हमें पता भी नहीं है कि फोबिया क्या होता है। हमें बस हल्का सा खौफ हो, हम समझते हैं हमें फोबिया हो गई है ना, हम टैग कर देते हैं अपने आप को भी। दो चीज़ें, एक है फेयर और एक है फोबिया, सही है। फेयर वो खौफ है जो इंसान में बिल्ट इन है, बिल्ट इन मतलब अल्लाह ने दिया है उसको, अल्लाह ने बिल्ट इन किया हुआ है, ठीक है। 3 चीज़ें जो फेयर हैं, एक है मौत का खौफ। मौत का खौफ हम सबको है, हम सब मौत का खौफ जो है वो लेके पैदा हुए, अल्लाह ने हमारे अंदर जो है वो बिल्ड किया है। दूसरा है आवाज़ का खौफ। आप देखिए बहुत बड़ा कोई बॉडी बिल्डर भी होगा ना, आप ज़ोर से हॉर्न बजा दें वो ऐसे हो जाएगा, है ना, वो चौंक जाता है। आपके सामने से ट्रेन जाए, अच्छा ये खौफ अल्लाह ने क्यों डाला है? ये इसलिए डाला है ताकि कोई अगर ज़ोर से साउंड आए तो आप वहाँ से भागो। ये सारी चीज़ें नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको खौफ नहीं होगा आप भागेंगे ही नहीं, आप आवाज़ के सामने हो जाएंगे ऐसे। अगर गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, आवाज़ जितनी ज़्यादा होगी, खौफ होगा तो भागोगे ना वहाँ से। तो ये चीज़ बिल्ट इन है। तीसरी चीज़ है बेटा ऊंचाई से गिरने का खौफ। 1 साल का बच्चा है, आप शेर के सामने बिठा दें, उसके बाल पकड़ के खेलना शुरू हो जाएगा। उसको अपनी गोड़ से वो करें ऐसे, आपके बाल पकड़ लेगा। भाई बाल क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि ये उसने सीखा है। आया समझ में? ये उसको सिखाया नहीं है। इन 3 खौफ के अलावा जो जितने भी खौफ हैं जो हमने दुनिया में आके सीखे हैं, वो सारे फोबिया हैं। छुपकली से डरना, कॉकरोच से डरना, शेर से, ये सारे कहलाते हैं अंधेरे के से डरना, ये कहलाता है फोबिया। लेकिन लोग ये समझते हैं कि हर खौफ फोबिया है। फोबिया जो है वो एंजाइटी के चैप्टर में आता है। फोबिया एक ऐसी हालत है, जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे इंजेक्शन से फोबिया है, तो मैं कहता हूँ कि आप इंजेक्शन लगवा लेते हो? हाँ मैं लगवा तो मैंने कहा आपको फोबिया तो है ही नहीं। फोबिया एक ऐसी हालत है कि जिस चीज़ से आपको फोबिया, जब उसका नाम लिया जाए या वो चीज़ आपके सामने आए तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आपके निज़ाम में ऐसे होना शुरू हो जाएंगे, आपके हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, शिवरिंग। अगर आपको एग्ज़ाम से फोबिया होगा तो जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और आपको मिस कहेगी कि इसको क्या हो गया,
इसको बाहर लेके जाओ, ये है फोबिया। आपको जो है वो तो एग्ज़ाम एंजाइटी है, और वो एक नेचुरल चीज़ है, उसका होना ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम एंजाइटी नहीं होगी तो ही विल नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, है ना। तो फोबिया जो है ना, जैसे आपको छिपकली से फोबिया है ना, तो छिपकली जो है जब इस रूम में आएगी तो जिसको फोबिया है वो इस रूम में नहीं बैठ सकती, वो भाग जाएगी बाहर। एक मेरे पास बच्ची थी सर, वो उसकी अम्मी ने कहा कि हमने 4th फ्लोर पे रहते हैं, हमने न्यू घर लिया तो हमने गैलरी में ग्रिल लगवाई, क्योंकि छिपकली देखने के बाद ये ग्रिल से छलांग मारी थी। शी वॉज अनकॉन्शियस ना, ये कहलाता है फोबिया। इट इज़ नॉट फोबिया कि मुझे एग्जाम से डर लग रहा है, ये नहीं फोबिया। अगर किसी को पानी से फोबिया है, वही मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को भी टैग नहीं करें, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, तो ये अपने आप को टैग नहीं करें और एक दूसरे को भी टैग नहीं करें कि तुम्हें डिप्रेशन है और तुम्हें एंजाइटी है, तुम्हें। अब किसी की माँ का या बाप का या रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है, 3 दिन तो या हफ्ते तो उदास होगा ना, वो नेचुरल चीज़ है। ये तो मतलब नहीं कि उसको डिप्रेशन हो गया और उसको एंजाइटी हो गई, ठीक है, ये अलग चीज़ है। यू डोंट हैव द राइट टू डायग्नोस एनीवन, आप डॉक्टर के पास, लेकिन यू हैव द राइट टू टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड। जैसे मैंने कहा कि इफ़ यू आर नॉट सोशली हेल्दी यू आर अनफिट। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप अनहेल्दी हैं, और अगर आपकी कोई क्लास फेलो का दोस्त नहीं है तो इसमें गलती आपकी भी है कि आप क्यों नहीं बनते उसके दोस्त, आप क्यों नहीं उसका जो है वो हाथ बढ़ाते, सही है। तो आप उसके जो आप देखें कोई ऐसा क्लास में बच्चा जो पढ़ाई में कमज़ोर है, जो इसमें कमज़ोर है, जिसके दोस्त नहीं, अकेली रहती है, आप उससे बात करें, उसके पास जाएं। उसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत उस दोस्त के कि जिसकी बहुत सारी दोस्तें हैं, उसके पास तो है ना दोस्तें बहुत सारी, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखें ताकि आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो सके। तो कोई सवाल है तो पूछें, फिर हम इसको ख़त्म करें। जी बिल्कुल, हाँ ऐसे ही। तो इस चीज़ को लोगों में कैसे कॉमन करेंगे, वो डरे नहीं तो कुछ शेयर करने से, कुछ से बात करने से, अपनी वो बात कर सकते हैं। अच्छा देखें, एक चीज़ है ना बोली जाती है, आप देखें स्कूल में हम जब होते हैं तो स्कूल में आप देखें कि अक्सर स्कूल में क्या होता है कि ए फॉर एप्पल जो है ना वो एक दिन नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप मॉन्टेसरी में जाएं तो आप बोलेंगे मॉन्टेसरी में पढ़ाया क्या जाता है, सारे साल एक ही चीज़ है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। लेकिन जब रोज़ाना बताया गया तो बच्चे की भी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि मैंने एक दिन अवेयरनेस दी उसके बाद में जो है वो चला गया, ये अवेयरनेस का प्रोसेस जो है वो चलते रहना चाहिए। घर वालों को कैसे बताएं, रोज़ाना बात बताएं कि अम्मी ये पता है आज ये हुआ था, ये हुआ, उन्होंने बताया ये होता है डिप्रेशन। अगले दिन और कोई वो सुना दे कहानी, अगले दिन और कोई कहानी सुना दें, तो अम्मी को अवेयरनेस हो जाएगी कि हाँ डिप्रेशन की एग्जिस्टेंस है, एंजाइटी की एग्जिस्टेंस है, जिसको नहीं है। एकदम से आप नहीं बताएं कि नहीं तुम ऐसा करो, नहीं, आपको इनडायरेक्टली रोज़ाना के तौर पे डोज देना ज़रूरी है। एक बार की डोज से जो है लर्निंग जो है ना वो एक प्रोसेस का नाम है, जिसको लर्निंग को आमोजिश कहा जाता है। हमारे साइकोलॉजी में कहते हैं, उर्दू की बहुत हार्ड वो है डेफिनेशन, मश्क के ज़रिए पैदा होने वाली किरदारी तब्दीली को आमोजिश कहते हैं। मतलब रिपीटेड बिहेवियर करने के बाद जो इंसान का बिहेवियर स्ट्रांग हो जाता है उसको कहते हैं कि आपने लर्न कर लिया। तो अवेयरनेस ही ज़रूरी है बेटा, और एक बार का काम नहीं है, बार बार होगा। एनीवन एल्स, कोई और, एनीवन व्हाट्स योर क्वेश्चन? ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। आप में से कोई पूछना चाहे तो बिल्कुल, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।